सेक्शन 157 इस पर बात हुई थी। पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न, जो मार्जिनल नोट है यही बता रहा है कि सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। पक्षकार को सामान्य तौर पर अपने साक्षी से जो प्रश्न करने की इजाजत होती है वो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर में वो साक्षी से वो जानकारी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में रखवाता है जो स्वयं पक्षकार की बात का समर्थन कर रही होती है। अर्थात पक्षकार अपने ही साक्षी से, यानी अपना साक्षी कहेगा किसको? वो जिसे उसने स्वयं बुलाया है अपने पक्ष के समर्थन के लिए। विरोधी पक्षकार ने नहीं बुलाया है, पक्षकार ने स्वयं बुलाया है उसे अपने पक्ष के समर्थन के लिए, और उससे ऐसा प्रश्न वो कर रहा है जिसका उत्तर वो साक्षी से अपने पक्ष में अपेक्षित कर रहा है। वो ऐसी अपेक्षा कर रहा है कि उत्तर जो साक्षी से आए उससे जो जानकारी प्राप्त हो वह स्वयं उसके मामले का समर्थन करे। लेकिन स्थिति ये हो रही है कि साक्षी से जो उत्तर आ रहे हैं वे पक्षकार की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। तो अगर सिचुएशन ये हो जाए कि साक्षी बुलाने वाले पक्षकार की अपेक्षा के अनुरूप उत्तर देकर साक्षी के पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा, तो इस स्थिति को एक ही शब्द से अभिव्यक्त किया जा सकता है और वह शब्द है कि साक्षी पक्षद्रोही यह हो गया। इस सारी स्थिति को अन्य किसी शब्द से अभिव्यक्त किया ही नहीं जा सकता, और इसीलिए यह साक्षी जिसके संबंध में उस पक्षकार को, जिस पक्षकार ने साक्षी को आहूत किया है, धारा 157 में वर्णित सुविधा, धारा 157 अभी एक सुविधा का वर्णन करेगी, तो धारा 157 में वर्णित सुविधा जिस साक्षी के संबंध में न्यायालय उस पक्षकार को दे देता है जिस पक्षकार ने स्वयं साक्षी को आहूत किया है, तो ऐसे साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी कहा जाता है। अन्यथा पक्षद्रोही साक्षी के तौर पर पूरे एविडेंस एक्ट में कहीं भी वर्णित नहीं है। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि अक्सर प्रश्न आपसे एग्जामिनर यह करता है कि पक्षद्रोही साक्षी ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कहां पर है। तो आपको जो उत्तर देना चाहिए वो उत्तर ये कि पक्षद्रोही साक्षी इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं वर्णित नहीं है। लेकिन हां, नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 और पुराने की धारा 154 जो वर्णन करती है, जो अपने में अंतर्निहित और समाहित करती है, उसको अगर एनालाइज करें तो उससे निष्कर्ष ये जरूर निकलता है कि इन धाराओं में वर्णित साक्षी पक्षद्रोही होता है, क्योंकि यह धारा ऐसे साक्षी का वर्णन कर रही है जिसके संबंध में न्यायालय उस पक्षकार को, जिस पक्षकार ने इस साक्षी को बुलाया है, उसे वो हक अपने विवेक के मुताबिक दे देता है
जो हक साक्षियों के संबंध में विरोधी पक्षकार का है। अब चूंकि विरोधी पक्षकार को प्राप्त होने वाला अधिकार न्यायालय अपने विवेक से स्वयं उस पक्षकार को दे देता है जिस पक्षकार ने इस साक्षी को बुलाया है, इसलिए इस पक्षकार की स्थिति इस साक्षी के संबंध में ऐसे मानी जाती है मानो ये साक्षी इस पक्षकार से द्रोह कर गया है और इस पक्षकार के संबंध में पक्षद्रोही हो गया है, और फिर इस साक्षी को पक्षद्रोही नाम से डेजिग्नेट, अभिहित ये किया जाता है। अभिहित शब्द आप पढ़ते हैं किताबों में, उसकी अंग्रेजी डेजिग्नेट ये होती है। ठीक है, फिर उसे पक्षद्रोही के तौर पर डेजिग्नेट करते हैं। क्यों? उसके संबंध में न्यायालय ने उसी पक्षकार को जिसने उसे बुलाया है वो हक दे दिया जो हक उसके संबंध में है। अगर ये वाकई इसी के पक्ष में बोलता तो जो हक न्यायालय विरोधी पक्षकार को देता, न्यायालय यानी कानून जो हक विरोधी पक्षकार को देता, वो हक इस पक्षकार को मिल गया अपने ही साक्षी के संबंध में। तो ऐसा होगा कब? जरा दिमाग अगर लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि किसी भी पक्षकार को अपने ही साक्षी के संबंध में वो हक जो उसके साक्षी के संबंध में विरोधी पक्षकार का होगा वो किन दशाओं में दिया जा सकता है और वो हक क्या है। इन दो प्रश्नों पर अगर हम सोचेंगे तो सारी धारा या पूरा सेक्शन 157 हमारे सामने अनफोल्ड ये हो जाएगा। तो किसी भी साक्षी के संबंध में वो पक्षकार जो उस साक्षी के विरोधी पक्षकार की भूमिका में है, अर्थात जिसने उसे नहीं बुलाया है, उस पक्षकार के अधिकार साक्षी के संबंध में क्या है ये हम लोग पीछे देखकर आए कि विरोधी जो पक्षकार है अर्थात जिसने साक्षी को नहीं बुलाया है उसके संबंध में विरोधी पक्षकार का हक यह है कि वो उस साक्षी की प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन ये करे, और वेदर इट इज अ क्रॉस एग्जामिनेशन और चीफ एग्जामिनेशन। If it is an examination, then it will be conducted by either party through questions, क्योंकि परीक्षा लिए जाने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न यही होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि परीक्षा होती है, परीक्षा में किसी प्रकार की सहायता ये डिसअलाउड होती है, इसलिए मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न, ठीक है ना, सूचक प्रश्न अर्थात जो पक्षकार की या साक्षी की सहायता करते हैं, पक्षकार तो नहीं कहना चाहिए, जो साक्षी की सहायता कर रहे हैं, उन उत्तरों को देने में जो उत्तर स्वयं पक्षकार प्राप्त करना चाहता है उन्हें सूचक प्रश्न कहते हैं, और वो नॉट अलाउड रहते हैं। लेकिन नॉट अलाउड सामान्यतः इन जनरल, लेकिन समय की बचत के पॉइंट ऑफ व्यू से या विरोधी पक्षकार द्वारा आपत्ति न किए जाने की दशा में सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी अलाउड रहते हैं। ठीक है ना, और सत्य जानने का तरीका यह भी है कि हम आपको भ्रमित करें, और अगर आप भ्रमित न हो, ठीक है ना, तो आपकी तथ्यों के बारे में जानकारी एकदम ठीक है ये प्रमाणित होकर आ जाता है। इसलिए प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न करने की इजाजत दी गई है, लेकिन यह भी नहीं कहा कि प्रति परीक्षा हमेशा सूचक प्रश्नों से ही होगी, ये नहीं, लेकिन प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्नों का, ठीक है, किया जाना विधिपूर्ण माना गया है। लेकिन वो दीगर संदर्भ है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि परीक्षा
कोई होगी प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि सहायता करें पक्षकार की किसी उत्तर पर आ जाने में, और प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो उसकी सहायता न करें। जो सहायता करते हैं उन्हें सूचक प्रश्न कहा जाता है, और जो सहायता नहीं करते वे सिर्फ प्रश्न है। ठीक है, तो नॉर्मली सूचक प्रश्न करने की इजाजत मुख्य परीक्षा में नहीं होती, जबकि प्रतिपरीक्षा में होती है। लेकिन प्रतिपरीक्षा जो करने का उद्देश्य है, चाहे सूचक प्रश्नों के माध्यम से की जाए और चाहे सूचक प्रश्नों के बिना की जाए, उस प्रतिपरीक्षा के करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? साक्षी की विश्वसनीयता की जांच। ठीक है, साक्षी कितना विश्वसनीय है, उसकी बात पर कितना विश्वास किया जा सकता है, इस प्रश्न की जांच के लिए ही प्रतिपरीक्षा ये की जाती है। अब धारा 157 या पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 जिस साक्षी का वर्णन कर रही है, उस साक्षी को जिस पक्षकार ने बुलाया है वो उसी की बात का समर्थन नहीं कर रहा। वो प्रश्न किए जाने पर प्रश्न के उत्तर में जिस तथ्यों का या जिन तथ्यों का वर्णन कर रहा है वे स्वयं उस पक्षकार के पक्ष में नहीं है जिस पक्षकार ने उसे आहूत किया है। अब बातें दोनों हो सकती हैं कि वो न्यायालय में जो कुछ कह रहा है सही वही है, पक्षकार ने अपने पक्ष में झूठ बोलने की अपेक्षा के साथ उसे बुलाया था, यह भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि साक्षी इस पक्षकार के पक्ष में उत्तर न देकर इसके मामले को खंडित कर देना चाहता है और झूठ बोल रहा है, सही बात नहीं बता रहा। ठीक है, तो इससे सही बात पूछने के लिए इसकी प्रतिपरीक्षा ये जरूरी है, तभी तो इसकी वर्तमान जो बात है या वर्तमान इसका जो साक्ष्य है उसकी विश्वसनीयता की जांच हो पाएगी, अन्यथा कैसे होगी। और धारा 157 इससे पूर्व की जो धाराएं हैं वे साक्षी की विश्वसनीयता की परख ये करने का हक उस पक्षकार को देती ही नहीं जिस पक्षकार ने इसे बुलाया है। वो तो विरोधी पक्षकार को दे रही है। इट इज द रीजन व्हाई द सेक्शन लाइक 157 has been enacted by the legislature। ठीक है, इसलिए 157 और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 जैसी धाराएं बनानी पड़ी है, क्योंकि सिचुएशन ये हो सकती है। और बेंथम की भाषा में कहे तो कानून, ठीक है, आपका कनेक्शन में, ठीक है ना, यानी संसर्ग में, अभिकल्पना यानी डिजाइन में, ठीक है, ये पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, वो संसर्ग में, अभिकल्पना में, सब में और संकल्पना में, ठीक है ना, सब में कानून के संपूर्ण होने की बात करते हैं। तो संकल्पना में यानी अभिकल्पना में कानून पूर्ण हो, इसके लिए हर स्थिति जो उत्पन्न हो सकती है उसकी कल्पना लेजिस्लेचर को करनी चाहिए, अन्यथा कानून बेहतर पीस ऑफ लेजिस्लेशन है ये नहीं कहा जा सकता। तो ये स्थिति आ सकती है और ऐसी दशाओं में साक्षी की विश्वसनीयता की जांच करने की जरूरत स्वयं उस पक्षकार को हो सकती है जिस पक्षकार ने साक्षी को बुलाया है। और अगर यह जरूरत पैदा हो जाए तो फिर अगर सेक्शन 157 या 154 पुराने एविडेंस एक्ट का न हो तो फिर कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए सेक्शन बनाया गया और कहा गया कि अगर साक्षी उस पक्षकार का समर्थन नहीं करता, ठीक है, ये इस भाषा में नहीं कहा गया जिस भाषा में हम बोल रहे हैं, लेकिन जो
लिखा है उसका भाव यही है कि साक्षी अगर आकर उस पक्षकार के पक्ष में अपने, ठीक है, अपने से किए गए प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से साक्ष्य नहीं देता है, तो इस पक्षकार को जिसने इसे बुलाया है न्यायालय से निवेदन करने पर यह अनुज्ञा, यह परमिशन मिल सकती है कि यह अपने ही साक्षी से वो प्रश्न करे जो प्रतिपरीक्षा में विरोधी पक्षकार के द्वारा किए जाने उचित होते हैं। ठीक है, लिखा नहीं है सेक्शन, ठीक है, सेक्शन में कि ये पक्षद्रोही साक्षी है, लेकिन अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि 157 में पक्षकार को जब अपने ही साक्षी से प्रश्न करने की अनुज्ञा ये मिल गई, अब वो भी न्यायालय से जो निष्पक्ष है मामले में, जो कोई पक्ष नहीं है, तो हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि ये जब पक्षकार साक्षी से ऐसे सवाल कर रहा है जो प्रतिपक्षी द्वारा, ठीक है, यानी विरोधी पक्षकार द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जाने उचित होते, तो निश्चित तौर पर इस साक्षी ने अपने पक्ष से द्रोह ये तो कर ही दिया है, और ये साक्षी पक्षद्रोही तो हो ही गया। क्यों? तभी तो इस पक्षकार को जिसने इसे बुलाया है इसके साक्ष्य की विश्वसनीयता की जांच ये करने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा तो ये पक्षकार कहेगा ही कि इसका साक्ष्य विश्वसनीय है और उसकी विश्वसनीयता की जांच क्यों करेगा। इसलिए कहा जाता है कि 157 या 154 में होस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होस्टाइल विटनेस। ठीक है, ये वर्णित किया गया है नहीं, वहां डिफाइंड नहीं है। पक्षद्रोही साक्षी परिभाषित नहीं है, वर्णित है। Whatever description has been given under section 157 that is related with hostile witness, वो पक्षद्रोही साक्षी से जुड़ा हुआ है। अब एक चीज और है, साक्षी सिर्फ आपकी बात का समर्थन नहीं करता, इससे यह तय नहीं होता कि वो पक्षद्रोही हो गया। जब वो आपकी बात को सिरे से नकारता है तब पक्षद्रोही हुआ है। ठीक है ना? तो ये कैसे तय हो कि साक्षी पक्षद्रोही हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि वो पक्षकार, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहीं पर समझ लेंगे, सेक्शन क्या कहता है। अभी हमने सेक्शन पढ़ा नहीं, जब रीड आउट करेंगे तो सेक्शन यही कहेगा। साक्ष्य हम लोग पीछे पढ़ के आए, 3 अवस्थाओं में दिया जाता है, मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा, यदि जरूरत हो तो। और ये तीनों परीक्षाएं साक्ष्य का भाग हैं, यानी साक्षी जब इन तीनों परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा के अधीन है तो वह साक्ष्य दे रहा है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब मुख्य परीक्षा में उसे बुलाने वाले पक्षकार ने साक्षी से प्रश्न किए और उसने बुलाने वाले पक्षकार की बात का विरोध ये शुरू कर दिया, और विरोधी ने आउटराइट विरोध शुरू कर दिया। ठीक है ना? जो अन्वेषण में साक्षी के कथन विवेचना अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए, उसमें उसने कहा था कि हम घटना स्थल पर मौजूद थे, हमने घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखा। और जब न्यायालय में आया है, साक्षी ने से बुलाने वाले पक्षकार ने प्रश्न किया कि घटना के घटित होते समय तुम कहां थे? उन्होंने कहा हम तो ताजमहल देख रहे थे और घटना, ठीक है, ग्राम नवदिया खुर्द में हुई है। अब बिल्कुल असंगत कथन उसने कर दिया। हमने उससे पूछा घटना के संबंध में विवेचनाधिकारी ने आपके कथन अभिलिखित किए थे, कभी मिले थे विवेचनाधिकारी को? कहता हमें कभी नहीं मिले थे। हमने कहा ये कैसे लिख दिया? पर पता नहीं कैसे लिख दिया, जितना लिखा वो बताएगा, हमें क्या मालूम।
अब वो आउटराइट, ठीक है, मुख्य परीक्षा में ही हमारा विरोध करने लगा है। तो अब इसी स्तर पर इसे पक्षद्रोही घोषित करके, क्योंकि घोषणा तो करनी पड़ेगी ना, न्यायालय द्वारा यह परमिशन दे दिया जाना कि इससे वो साक्षी जिसने इसे बुलाया है वो इसकी प्रतिपरीक्षा में किए जाने वाले प्रश्नों को करे, ये समुचित होगा। भाई अभी जब ये आउटराइट विरोध करने लगा तो कोई मतलब ही नहीं बचा। अब साक्षी चतुर है, मुख्य परीक्षा में तो उसने सब हमारे प्रश्नों के जवाब दे दिए सही सही। जब प्रतिपरीक्षा में उससे सवाल होने शुरू हुए, उसकी जांच करी, वो उसने कह दिया कि वो हमने तो पिछला वाला बयान इसलिए दिया था क्योंकि बाहर वो इंस्पेक्टर साहब लेके आए थे, फला लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि उनके पक्ष में अगर नहीं बोलो तो तुम्हें ये कर देंगे, इसलिए हमने वो तो बयान दिया, ये सब झूठ है, हम तो ताजमहल में ही थे। ठीक है, तो अब प्रतिपरीक्षा में वो हमारा विरोध करने लगा है। तो ये नहीं लिखा है कि प्रतिपरीक्षा में उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि कचहरी में 70 और 80% लोग ये मानते हैं कि केवल चीफ एग्जामिनेशन के बाद ही उसे पक्षद्रोही घोषित किया जा सकता है। चीफ एग्जामिनेशन में अगर वो पक्षद्रोही नहीं हुआ तो बाद में वो पक्षद्रोही घोषित नहीं करवाया जा सकता। ये गलत है। आप सेक्शन अब एक बार रीड आउट कर लेते हैं। आप सेक्शन देखें क्या कहता है। न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं। इस धारा की कोई भी बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्षी के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी। 2 ही सबसेक्शन है और इन दोनों सबसेक्शंस में साक्षी को पक्षद्रोही कब घोषित कराया जा सकता है, अर्थात न्यायालय अपने विवेकानुसार साक्षी से उन प्रश्नों को करने की अनुज्ञा जो प्रतिपरीक्षा में विरोधी पक्षकार द्वारा किए जाए। इस पक्षकार को जिसने इसे बुलाया है कब देगा उस स्टेज का उल्लेख नहीं है। स्टेज तो नहीं लिखी है कि मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा के बाद ही ऐसा होगा, ये तो नहीं लिखा है। सीधे कहा उन्होंने न्यायालय अपने विवेकानुसार, यानी इट विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। अब वही बात है, फिर हम उस बात को दोहराएंगे। आप डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट को ऐसे मान लेते हैं जैसे वो राजा हो गए। वो राजा बिल्कुल नहीं है, राजा कानून है और न्यायालय शब्द लिखा है, विचारण न्यायालय नहीं लिखा है। हम इनसे मांगेंगे परमिशन, ये नहीं देंगे, हम लिखाएंगे कि लिखिए क्या अभियोजन द्वारा, ठीक है, या बचाव पक्ष के द्वारा अपने ही साक्षी का प्रश्न करने की अनुज्ञा मांगी गई। न्यायालय के विवेक में साक्षी की प्रतिपरीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अनुमति निरस्त की जाती है ताकि आगे तो तय होगा। ठीक है, कोई राजा नहीं है, राजा सिर्फ कानून है, ठीक है, और कानून में यह लिखा है कि न्यायालय अपने विवेकानुसार। तो विवेकानुसार का मतलब मनमानी थोड़ा ही है। विवेक का मतलब विवेक होता है, ठीक है, विवेक का मतलब मनमानी तो नहीं होता। और विवेक और मनमानी में अंतर क्या है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ यू कैन शो द रीजन ऑफ दैट, देन यू आर एंजॉयिंग योर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अदरवाइज यू आर बिहेविंग आर्बिट्रेरली, ठीक है ना। यही मनमानेपन और आपका विवेक का उपयोग, इसके बीच फर्क तो यही है। आप जो कुछ कर रहे हैं उसका कारण अगर दर्शित कर सकते हैं तो आप विवेक का उपयोग कर रहे हैं, और अगर आप जो कुछ कर रहे हैं उसका कारण दर्शित नहीं कर सकते तो आप मनमानी कर रहे हैं। तो आपको विवेकानुसार, ठीक है, अनुमति देने या न देने का हक दिया गया है, आपको मनमानी करने का हक तो नहीं दिया गया। तो अगर अनुमति देना उचित था तो आपने क्यों नहीं दी,
और अनुचित था तो कोई बात ही नहीं। उचित कब हो और अनुचित कब हो, प्रश्न ये पैदा हो जाता है। तो उचित माना जाएगा, जबकि साक्षी चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे प्रति परीक्षा हो, चाहे पुनः परीक्षा हो, आउटराइट उस पक्षकार की बात का विरोध करने लगा है। जिस पक्षकार, ठीक है, जिस पक्षकार ने उसे बुलाया है, अगर आउटराइट विरोध नहीं कर रहा, बल्कि लग ये रहा है कि प्रतिपरीक्षा में विरोधी पक्षकार ने अपने प्रश्नों के माध्यम से सच्चाई निकाल ली है, तो नहीं मिलेगी, ठीक है, पक्षद्रोही घोषित करने की अनुमति। जैसे आपने उससे पूछा तुम कहां थे, उन्होंने घटनास्थल पे, तुमने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कहा। अब विरोधी पक्षकार ने उससे पूछना शुरू किया कि देखो फला तुम्हें उस दिन मिले थे, बोले हाँ मिले थे। कहां मिले थे, उसने कहा स्टेशन पे मिले थे। उसका तुमने टिकट खरीदे थे, खरीदे थे, ठीक है। और उसने अपने प्रश्नों के माध्यम से यह साबित कर दिया कि तुम प्रश्न के समय पर आगरे में थे, ताजमहल के भीतर। तो अब नहीं मिलेगी पक्षद्रोही घोषित करने की अनुज्ञा। भाई इसी के लिए तो परीक्षा हुई, ये थोड़ी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके विरोध में कथन आ गए तो सब आपको। इसीलिए लिखा है न्यायालय अपने विवेकानुसार, ठीक है। तो कई बार वहां इस बात पर खूब झगड़ा होता है, जो अच्छे वकील होते हैं दोनों ओर में नहीं, अभियोजन में अभियोजक भी अच्छा है और उधर से तो मांगते हैं परमिशन, कहते नहीं मिलेगी, क्यों दे दीजिए। कोर्ट पूछे, कोर्ट को तो सुनना है, डिसाइड करना है, लेकिन दोनों ओर से आर्गुमेंट होते हैं कि क्यों नहीं दोगे, वो कहते हैं क्यों दे दें, क्यों मिले बताओ। ये किसी का हक नहीं है, ये तय होगा। ये थोड़ी है कि साक्षी आया उसने विरोध में कथन कर दिए तो तुम्हें उन प्रश्नों को करने की अनुज्ञा मिल जाए जो प्रतिपरीक्षा में विरोधी पक्षकार द्वारा किए जाने उचित होते हैं। और यह भी नहीं है कि वो चाहे जो कुछ बोलता रहे, हमें यानी उस पक्षकार को जिसने उसे बुलाया है उसकी विश्वसनीयता की जांच का हक किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा, वो हमेशा विरोधी पक्षकार का होगा, ये भी नहीं है। दोनों बातें नहीं। और आपका जो प्रोसीजर होना चाहिए वो इसी ढंग से इनेक्ट होना चाहिए कि बैलेंस रहे, किसी भी पक्ष का कोई उत्पीड़न ये ना हो, ठीक है। तो आप खूब समझ लेंगे पक्षद्रोही साक्षी कहीं नहीं है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, कहीं नहीं है। मीनिंग देर बाय कहने का मतलब यह है, इस रूप में न समझ ले, कहीं नहीं है कि पक्षद्रोही साक्षी के तौर पर उसका वर्णन कहीं नहीं। लेकिन 157 या 154 में जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 157, 154 में पक्षद्रोही साक्षी का वर्णन हुआ है, क्योंकि ये धाराएं उस पक्षकार को जिसने साक्षी को बुलाया है अपने ही साक्षी से वो प्रश्न करने का हक देती हैं जो प्रश्न विरोधी पक्षकार के द्वारा उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में किए जाने उचित होते हैं। और ऐसा तभी होगा जबकि ये साक्षी इस पक्षकार के पक्ष का समर्थन नहीं करेगा जिसने इसे बुलाया है, अन्यथा ये पक्षकार अपने ही साक्षी की विश्वसनीयता को, ठीक है, प्रश्नगत करने वाले सवाल ये करेगा ही क्यों। इसलिए इस दशा को, ठीक है, और इस दशा में साक्षी के तौर पर आए हुए व्यक्ति को पक्षद्रोही साक्षी ये कहा गया है। और प्रतिपरीक्षा में जो प्रश्न किए जाने उचित होंगे उन प्रश्नों को करने का हक ये इस पक्षकार को तभी मिलेगा जब न्यायालय अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे दे इस साक्षी को। इसीलिए आप कचहरी में जाएंगे तो लिखाते हैं कि, ठीक है, अभियोजन के मौखिक निवेदन पर
साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और प्रतिपरीक्षा हेतु तो आवश्यक अनुमति प्रदान की गई। ये शब्द लिखे जाते हैं रिकॉर्ड पे। यानी इसीलिए हम कहते हैं कचहरी वो स्थान है जहां आप लॉ इन एप्लीकेशन देखेंगे। दैट इज नॉट ए प्लेस वेयर यू विल लर्न द लॉ। ठीक है, द प्लेस एट वेयर यू विल लर्न द लॉ, दैट इज, ठीक है, ये स्थान वो स्थान है। ठीक है, दैट विल बी द प्लेस वेयर लॉ विल बी इन एक्शन, लॉ विल बी इन एप्लीकेशन। ठीक है, वहां आपको कोई कुछ बताएगा नहीं कि ये क्यों हो रहा है। आपको पता होना चाहिए 157 में ऐसा लिखा इसलिए हो रहा है, होगा आपके सामने। और अगर 157 पढ़ी नहीं है तो आप इसे याद करेंगे, और याद आप कितनी चीजें करेंगे, कुछ याद ही नहीं होगा। और अगर यहां आपने उस बात को, उस संदर्भ को ठीक ढंग से समझा है तो वहां सब मिनटों में समझ में आएगा। दोनों तरफ से अच्छे वकील होंगे, वो जब आर्गूमेंट कर रहे होंगे तो भी समझ में आएगा कि ठीक है वो विरोध कर रहा है कि नहीं मिलनी चाहिए अनुज्ञा, और वो कह रहे मिले कैसे नहीं। ठीक है, स्टेज ये भी नहीं लिखी है, तो अगर तुम क्रॉस एग्जामिनेशन में भी हमारा विरोध करना शुरू कर दोगे, हमारा यानी उस पक्षकार का जिसने आपको बुलाया है, तो भी आप हॉस्टाइल डिक्लेयर हो सकते हैं। हम तो रोज ही करते हैं, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है हॉस्टाइल आप हुए, हम डिक्लेयर करेंगे आपको। लेकिन हुए या नहीं हुए यह तय करने का हक न्यायालय का है। ठीक है ना। अब ये आपका 157 सबसेक्शन 1, मेरा विचार है कि इससे ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये यूं कहें कि इस पर भी अगर नहीं आ रहा तो फिर बृहस्पति समझा सकते हैं, फिर अपने बस के तो बाहर है मामला। ठीक है, कि अगर 157 सबसेक्शन 1 अभी भी नहीं आ रही है फिर तो बृहस्पति को बुलाना पड़ेगा, और उसके लिए क्योंकि वो देवगुरु है तो मंत्रों की जरूरत होगी, उन्हें आहूत करें, उनसे समझे, बाकी तो अपने बस का तो मामला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 157 सबसेक्शन 2, पक्षद्रोही साक्षी ने जो साक्ष्य दिया है, साक्ष्य यानी जो कुछ व्हाटएवर ही हैज सेड इन हिज चीफ एग्जामिनेशन, और चीफ एग्जामिनेशन तो पक्षकार का विरोध ही किया है, तभी तो हॉस्टाइल हुआ, तभी तो पक्षद्रोही हुआ, नहीं तो हुआ कैसे। एंड व्हाटएवर ही हैज सेड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कहता है इस धारा की कोई भी बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को, अनुज्ञात कौन है, वो पक्षकार जिसने उसे बुलाया था, उसी को तो अनुज्ञा मिली। अलाउड कौन है, अनुज्ञात की अंग्रेजी क्या होती है, अलाउड। इस प्रकार शब्द किसके लिए है, उस प्रकार जो धारा 1 में वर्णित है। इस प्रकार का अर्थ तो यही आएगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बेयर रीडिंग इट इज एन आर्ट। अगर आप आराम से बेयर रीडिंग नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा मामला, कुछ नहीं आएगा। तब तो कानून बड़ा आसान लगने लगता है, और हम बार बार कहते हैं कि कानून आसान लग रहा है, इसका मतलब ये है आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ना आपको कुछ समझ में आ रहा है। अगर कानून आसान लग रहा है, ये तो बहुत टफ है। अगर बहुत टफ ना होता तो आप खुद सोचें कि केवल अधिवक्ता है जिनके आगे विद्वान लगता है, न्यायालय है जिसके आगे विद्वान न्यायालय ये शब्द लगता है अधिकृत तौर पर। विद्वान इंजीनियर साहब, विद्वान डॉक्टर साहब नहीं कहा जाता, क्योंकि पदार्थ के गुणों का अध्ययन ये इंजीनियरिंग है, पदार्थ के गुणों का अध्ययन ये डॉक्टरी है, चिकित्सा है। पदार्थ शरीर पदार्थ ही है, शरीर विज्ञान है, मेडिकल साइंस। और शरीर जड़ है, इसके अंदर चेतन है। ठीक है ना, शरीर तो जड़ है और जड़ की प्रकृति कभी नहीं बदलती, चेतन स्वयं को बदल सकता है। ठीक है, बदले कौन, खुद को चेतन बदल सकता है, जड़ तो नहीं बदल सकता।
आपके शारीरिक जो आपके आपकी जाति है या आपके जो संबंध है वो सब इस शरीर के हैं। मैं आत्म तत्व तो एक ही माना, परमात्मा का ही वास है, परमात्मा ही प्रकट है, ठीक है। तो इसका मतलब अंदर जो कुछ है वो तो एक ही है। तो जाति संबंध सब किसके हुए? शरीर के। और इसे आप छोड़ के चल देंगे एक दिन, ठीक है। तो सवाल यह है कि चाहे मेडिकल साइंस हो चाहे इंजीनियरिंग हो, सब पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हो। पदार्थ के गुण कभी नहीं बदलते, वो एक ही जैसे रहेंगे। इसीलिए जो बीमारी तुम्हें होगी वही अमेरिका में बैठे आदमी को होगी, उनकी बीमारियां अलग नहीं है, तुम्हारी अलग नहीं है, वो सबको एक ही होंगी। इसलिए उनका अध्ययन करने वाले लोग बुद्धिमान नहीं है। जो इस चेतन के गुणों का अध्ययन करेगा, जो स्वयं को कभी भी बदल लेगा, ठीक है, वो विद्वान है। विद्वान तो वो है जो अंदर बैठे उसका अध्ययन कर रहा है, क्योंकि जो अंदर बैठा है वही तो आपके शरीर को संचालित कर रहा है। शरीर थोड़ा ही अपराध कर रहा है, अपराध तो अंदर बैठा जो है वो कर रहा है। और वो सोच भी सकता है, वो समझ भी सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो उसका जो अध्ययन करे, विद्वान तो वही है, ठीक है ना। इसलिए कानून कतई आसान नहीं है। ये आपको आसान लग रहा है, इसका मतलब कानून आपको आता ही नहीं है, ये बेहद कठिन है, ठीक है। तो कहता है कि इस धारा की कोई बात उपधारा एक के आदि इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को, अनुज्ञात किए जाने का प्रकार कौन सा? वो जो उपधारा एक में वर्णित है, ठीक है, उस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को। और ये अनुज्ञात किया गया व्यक्ति कौन हुआ? वो पक्षकार जिसने इस साक्षी को बुलाया था, वो हुआ। कहता है कि इस धारा की कोई भी बात उपधारा एक के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को, अब ये न लिखें तो होगा ये कि ये साक्षी प्रतिपरीक्षा में उस पक्षकार के द्वारा जिसने इसे बुलाया है, ठीक है, किए गए प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ कहेगा उसका कोई लाभ इस पक्षकार को तो होगा ही नहीं। क्योंकि आप ये कहेंगे कि तो तुम्हारे साथ था ही नहीं, इसकी बात का तुम कैसे कहते ना कि अरे तुम तो उनसे लड़ाई मानते हो, तो तुम उनका लाभ कैसे ले लोगे? ठीक है, कहते हैं आम जीवन में कि भाई वो होंगे बहुत अच्छे, दुनिया के लिए होंगे, तुम तो उनसे लड़ते ही रहते हो, तुम तो यही कहते हो कि नहीं वो बहुत दलील आदमी है, बहुत ही बेकार आदमी है, तो वो अच्छे होंगे, दुनिया के लिए होंगे, तुमसे क्या मतलब? ठीक है, वही सिद्धांत यहां रखा गया कि यह भी कहा जा सकता है कि भाई तुम्हारे पक्ष का तो समर्थन उसने नहीं किया, तो उसकी जो बातें हैं वो भले ही तुम्हें लाभ पहुंचा रही हो, ठीक है, लेकिन तुम कैसे हो? ठीक है, तुम्हारा समर्थन तो वो कर नहीं रहा था, तो जब तुम्हारा समर्थन नहीं कर रहा था तो तुम उसकी बात से सहायता अपने मामले को स्थापित करने के लिए कैसे ले सकते हो? उसने कुछ भी कहा, उसका लाभ किसी को मिल रहा है, तुम्हें तो नहीं मिल रहा, तुम्हारे तो वो खिलाफी था, ठीक है, तो तुम क्यों उसकी बात का लाभ लोगे? ये बात न कही जा सके, क्योंकि कोई पक्षकार लाभ लेगा या कोई पक्षकार हानि उठाएगा, इससे कानून को कोई मतलब नहीं है। जो प्रक्रिया बनी वो तो इसलिए बनी कि सत्य का अन्वेषण हो सके, ठीक है, सत्य का अन्वेषण हो सके। और सत्य का अन्वेषण करने के लिए सभी पक्षकारों को अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का उपभोग करने का और उपयोग करने का हक यह होना चाहिए। और इस पक्षकार ने जो कुछ कहा वो अभिलेख पर तो है ही, वो किस पक्षकार का समर्थन करता है, किसका विरोध करता है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर कोई पक्षकार इस साक्षी के द्वारा जिसे उसने स्वयं बुलाया था और जो उसका ही विरोध कर रहा था, उस पक्षकार द्वारा अपने मामले के समर्थन में
इसके साक्ष्य का सम्यक उपयोग किया जा सकता है, तो आखिर उसे क्यों ना करने दिया जाए? क्योंकि अंततः मामले का निर्णय इस पक्षकार को तो नहीं करना है, वो तो न्यायालय को करना है। तो इसे अपनी बात कहने के लिए सिर्फ इस आधार पर कि इस साक्षी ने प्रारंभिक तौर पर इस पक्षकार का विरोध किया है, इसकी बात की सहायता लेने से रोक क्यों दिया जाए? अगर ले सकता है तो लेने दीजिए, ज्यादा उचित बात तो यही है। इसीलिए सबसेक्शन 2 में लिखा कि इस धारा की कोई बात, अर्थात इसका अर्थ ऐसे नहीं लगाया जाएगा इस धारा का कि अगर किसी पक्षकार ने अगर किसी साक्षी ने उसे बुलाने वाले पक्षकार का ही विरोध किया है तो उस पक्षकार को इस साक्षी के साक्ष्य का उपयोग करने की इजाजत नहीं होगी। इस प्रकार इस धारा का अर्थ नहीं लगेगा। ठीक है, इट इज यूजफुल, ठीक है, इट विल बी द साइन ऑफ विजडम कि इस बात को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि कानून में एम्बिग्यूटी या विसंगति ये नहीं होनी चाहिए। कानून एकदम क्लियर होना चाहिए, और कानून में क्लियरिटी अगर ये न हो तो भी, क्योंकि कानून अयुक्ति संगत नहीं हो सकता, तो भी अगर ये सबसेक्शन 2 न हो तो भी जो सबसेक्शन 1 है उसकी व्याख्या ऐसे ही आएगी, उसकी व्याख्या अन्य किसी तरीके से नहीं हो सकती। लेकिन फिर स्थिति यह बनेगी कि फिर सारा मामला न्यायालय के निर्वचन पर आधारित हो जाएगा, और न्यायालय में बैठने वाले लोग आसमान से उतरे हुए, ठीक है, खुदाई खिदमतगार या खुदाई फरिश्ते नहीं होंगे। वो आप ही में से सेलेक्ट होके जाएंगे, और जब आप में से सेलेक्ट होके जाएंगे तो अपनी बुद्धि के बारे में कम से कम आप तो जानते ही होंगे, हमारे मुंह से क्यों कहलवाएंगे? ठीक है, तो इसलिए आवश्यक यह है कि आपके मार्गदर्शन के लिए भी नियम क्लियरिटी के साथ बना दिए जाएं, और इसीलिए क्लियरिटी के साथ उन्होंने 157 सबसेक्शन 2 में लिख दिया कि इस धारा की कोई भी बात कानून ऐसे इनेक्ट करते हैं कि उसमें कुछ बाकी न रह जाए, सब कुछ आ जाए, और बार बार बातों को दोहराने की, बातों को कहने की जरूरत भी न रहे। यही प्रारूपण की कला है। इतनी बड़ी सीधी बात उसने कही, इस धारा की कोई भी बात, ठीक है, कोई भी बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को, इस प्रकार अनुज्ञात यानी उस प्रकार जो प्रकार उपधारा 1 में वर्णित है, उस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को, यानी उस पक्षकार को, जिस पक्षकार ने साक्षी को बुलाया था, उस साक्षी को जिससे प्रतिपरीक्षा में किए जाने वाले प्रश्न करने की अनुज्ञा स्वयं इस पक्षकार को मिल गई थी। ठीक है, इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी। यानी ये पक्षकार भी, जिसने इसे बुलाया था और जिसके पक्ष का समर्थन स्वयं इस पक्षकार ने नहीं किया, इस पक्षकार ने कह रहे इस साक्षी ने नहीं किया, और जिस वजह से न्यायालय ने यह समुचित समझा कि इस पक्षकार को ही इस साक्ष्य की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करने का हक दे दिया जाए, तो भी इस पक्षकार को इस साक्षी के किसी भाग का, साक्षी के किसी भाग का ही नहीं, साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग का अवलंब लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे साक्षी तो प्रश्न हुआ, मानिए दहेज हत्या का मसला है, प्रश्न हुआ कि क्या तुम्हारी लड़की को ये मारते पीटते थे? उन्होंने कहा नहीं, मारते पीटते नहीं थे। ठीक है, कभी नहीं मारा पीटा, उन्हें कभी नहीं मारा पीटा। अब मामला तो घुसने लगा, ठीक है, क्योंकि मृत्यु से कुछ समय पूर्व
दहेज के लिए क्रूरता ये होनी चाहिए। और एफआईआर मान ये कहती है कि क्रूरता मारपीट कर बरती गई थी, क्योंकि क्रूरता बरतने तो यूं तो कई प्रकार हैं, उसमें गाली देना भी शामिल है, उसमें मारपीट करना भी शामिल है। तो मारपीट कर और गाली देकर दोनों तरीकों से क्रूरता बरती जा सकती है, और या किसी एक तरीके से बरती जा सकती है। बातें तो सब हो सकती है ना। और एफआईआर में उसने कहा या अन्वेषण के दौरान जो कथन उसने विवेचना अधिकारी के समक्ष किए, उसमें क्रूरता का जो प्रकार उसने बताया वो मारपीट है, और मारपीट से ही उसने इनकार कर दिया। जब न्यायालय में उससे पूछा गया साक्ष्य देने के समय कि क्या मारपीट की इन्होंने, उन्होंने कहा नहीं। ये कैसे लिखा है एफआईआर में या उसमें, उन्होंने कहा साहब हमने तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरे ने लिखवाया था, उन्होंने लिख दिया होगा, पता नहीं। अब वो खिलाफ बोल रहा है, ठीक है, अनुज्ञा ले ली गई, पक्षद्रोही घोषित हो गया। पक्षद्रोही घोषित होकर उसका सवाल हुआ कि देखो गाली गलौज करते, तो उन्होंने कहा गाली देते थे, ठीक है, अब गाली देते थे। मेडिकल एविडेंस ये कह रहा है कि फिजिकल वायलेंस ये हुआ है मृत्यु से पहले। मृत्यु अस्वाभाविक है और चोटें शरीर पर मौजूद हैं, तो चोटें कैसे आई? इसका मतलब फिजिकल वायलेंस था, ठीक है, इसका मतलब फिजिकल वायलेंस था। तो हम इस साक्ष्य का अवलंब ले सकते हैं, यद्यपि ये पक्षद्रोही हो गया कि देखिए साहब ये पहले से गाली बकते थे और मारपीट के स्पष्ट निशान ये मौजूद हैं मृत्यु से ठीक पहले, और ये एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, मृत्यु से ठीक पूर्व हैं, इसलिए हमारा मामला सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो किसी भी साक्ष्य के किसी भी भाग का अवलंब लेने से कोई पक्षकार ये वंचित नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और समझिए यहीं पर, वो साक्षी जो पक्षद्रोही हो गया, अर्थात जिसे इस प्रकार परीक्षित करने का हक, जिस प्रकार वो विरोधी पक्षकार द्वारा परीक्षित किया जाता, ठीक है, उस प्रकार परीक्षित करने का हक जिसके संबंध में उसी पक्षकार को मिल गया जिसने इसे बुलाया है, इस साक्षी के संबंध में जो विरोधी पक्षकार का अधिकार है वो खत्म नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विरोधी पक्षकार को इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने का हक नहीं होगा, एडिशनल है। अब इसकी प्रतिपरीक्षाएं दो लोग करेंगे, तो वो पक्षकार भी करेंगे जिसने इसे बुलाया है, और विरोधी पक्षकार का तो हक इंटैक्ट है, उस पर कोई प्रभाव थोड़ी आया है भाई, वो तो है ही है, उसका विरोधी पक्षकार का हक वो खत्म थोड़ी हो गया, इस पक्षकार का बढ़ गया, ठीक है ना। और ये भी आप कचहरी जाएंगे तो देखेंगे, जब विटनेस होस्टाइल हो जाएगा तो सारे जिस पक्षकार ने बुलाया है वो भी, और जो विरोधी पक्षकार है वो भी उस पक्षकार की प्रतिपरीक्षा करेगा, क्योंकि प्रतिपरीक्षा बढ़ी है, कम नहीं हुई है, ठीक है ना। केवल पहले पक्ष किसको था प्रतिपरीक्षा का हक? विरोधी पक्षकार को। 157 या 154 ने बढ़ा दिया इसको, और न्यायालय की अनुज्ञा से उसे भी मिल गया जिसने इसे बुलाया, लेकिन उसका खत्म थोड़ी हो गया, उसका तो है ही है। और इस साक्षी के संबंध में न्यायालय की ताकत वो भी खत्म नहीं हो गई, वो तो अभी खैर आई ही नहीं है। वर्तमान में 168 है और पीछे 165 है कि साक्षी से किसी भी समय कोई प्रश्न कर लेने, ठीक है, कर लेने का अधिकार ये न्यायालय को प्राप्त रहेगा, और कोई भी पक्षकार न्यायालय के इस अधिकार पर टिप्पणी नहीं कर सकेगा। लेकिन न्यायालय का यह अधिकार यह भी असीमित नहीं है। स्वयं 168 और स्वयं 165 पुराने एविडेंस एक्ट की वहां लिखा है कि प्रश्न कोई कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि सत्यता की जांच के लिए साक्ष्य में आई किसी बात के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न किया जाना जरूरी है, लेकिन आप मामले का न्याय निर्णय सिर्फ उसी साक्ष्य पर करेंगे जो विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के संबंध में आया होगा,
और जैसे ये बात कह दो तो कचहरी में न्यायिक अधिकारियों को बड़ा खराब लग जाता है। ऐसा लग जाता है जैसे मानो मतलब जाने क्या आपने उनका कर दिया हो, क्योंकि वो तो खुद को खुदा माने बैठे हैं कि हम तो खुदा हैं, ठीक है। और जैसे उन्हें बताओ कि नहीं सर, निर्णय उसी पर आएगा जो एविडेंस एक्ट में लिखा है, तो उनका मुंह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नीम की पत्तियां मुंह में घुरस दी गई हो, ठीक है। तो बड़ा उन्हें खराब लगता है, क्योंकि अपनी शक्ति पर सीमांकन ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन कानून सबसे बड़ा है और ये सबकी शक्ति पर सीमांकन करता है। इसी के मुताबिक जब आप अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे तभी वो शक्तियों का वैध प्रयोग है, और अन्यथा एक गुंडे के व्यवहार में और आपके व्यवहार में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आपका व्यवहार एक लोक सेवक का व्यवहार तभी माना जाएगा जब वो शक्ति प्रदाता अधिनियमों के अनुरूप हो, अन्यथा वो गुंडागर्दी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये हम लोगों ने देखा होस्टाइल विटनेस। शाम को हम लोग बात करेंगे कि है ना कि प्रतिपरीक्षा करेगा वो पक्षकार, तो जैसे प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण बातें 146 में है, ठीक है, ऐसे ही इस पक्षकार को भी सुविधा मिली है सेक्शन 158 और पुराने 155 की। ये किन तरीकों से इस साक्षी की विश्वसनीयता जिसे इसने स्वयं बुलाया था उस पर क्वेश्चन मार्क लगा पाएगा। तो 146 और 155 का नेचर एक ही है। क्या है, शाम को बात करेंगे, देखें।